चलिए मित्रों, नमस्कार। मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन की इस लाइव ऐप में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फटाफट एक बार आप सभी जन उपस्थित हो जाएं। आपकी कक्षा प्रारंभ हो गई है और यदि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है तो आप जुड़ सकते हैं और लाइव पढ़ सकते हैं। और आपसे बताऊं कि आज की कक्षा चलेगी, इसके बाद होली का पर्व है और फिर कक्षाएं अब स्थगित होंगी, अर्थात अवकाश होगा। इसके बाद होली के बाद हम फिर से आएंगे तो फिर हम कारक का अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार आप जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो आप बिजी होंगे माहौल में। कारक को अच्छे से पढ़िएगा। देखिए जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें और छूट जाती हैं, इसकी चर्चा इसलिए नहीं करता कि आपको पेपर सही करना है ना। और कुछ चीज़ें हम कभी कभी लगता है कि डीपली बताएं आपको, तो जहाँ हमको लगता है कि आपको ये जानना चाहिए उसको मैं ज़रूर बता देता हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अगर आपको कभी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे इस पे जो है इस पे आप मुझे मैसेज करके 941503 407 पे इस पे आप मैसेज करके आप मैसेज प्लस आपका टॉपिक कि आपको क्या दिक्कत हो रही है पढ़ने में, कौन सा कारक का सूत्र आपको समझ में नहीं आया, क्या पढ़ना चाहिए, आप मुझे इस पे आप संपर्क करके मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो हम आपका फिर समाधान कर देंगे बाद में। चलें आगे देखते हैं। आज यहाँ पर लिखा है, इसको पढ़ना है। कारक विचार में हम लोग आगे हैं। लिखा है काला धनोर अत्यंत संयोगी 2 3 5। इसको कल हमने देखा था, फिर से रह गया था, तो थोड़ा मार्ग चलें देखा जाए। काला धनोर अत्यंत संयोगे वो आपने देखा, काला माने समय, अध्वन माने मार्ग और अत्यंत माने अत्यंत संयोगे अत्यधिक संयोग होने पर आप इसी के आगे लिख लीजिए द्वितीया। इसी के आगे आप लिख लीजिए द्वितीया। काला धनोर अत्यंत संयोगे द्वितीया। आप क्या कहा, जब कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती रही, यहाँ तक इंपॉर्टेंट करिए, कुछ समय तक होती रहे लगातार। जैसे लगातार का मतलब जैसे वर्षा हो रही है तो 1 घंटे लगातार वर्षा हो गई, या 1 दिन लगातार वर्षा हो गई, या 1 हफ्ते तक लगातार वर्षा हुई, तो वर्षा जो क्रिया है ये लगातार का होना। और दूसरी बात, जैसे कोई क्रिया लगातार मतलब जैसे कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, रास्ते में कोई पत्रिका पढ़ रहा है, पूरा पत्रिका पढ़ डाला या पढ़ते पढ़ते चला गया, तो पढ़ने वाली क्रिया लगातार हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार की बात है, जब कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती रहे या कोई वस्तु कुछ दूरी तक लगातार हो। जैसे मान लीजिए आप जंगल में यात्रा कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि आपकी गाड़ी जंगल में ही जा रही है, बहुत दूर तक जंगल ही जंगल है, वस्तु या पदार्थ उसी वही सब तो होता है। कभी आप गुफा में गाड़ी एंट्री करी तो गुफा में ही चलती रही। आप देखे होंगे जब आप कभी ट्रेन से यात्रा करते हो, कभी आप साउथ की तरफ बढ़ते हो या कभी आप इधर जाते हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि पहाड़ है, पहाड़ में ट्रेन 24 घंटा या 12 घंटा चलती रहती है। तो कोई वस्तु कुछ दूरी तक लगातार हो रही है ना। अब जब ये कार्य होगा तो समय और मार्गवाचक शब्द में द्वितीया होती है। समय में जब कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती है, तो जितने समय तक होती है, याद रखना, जितने समय तक होती उस समय में द्वितीया लगेगी, और मार्गवाचक शब्द में द्वितीया होती है। और मार्गवाचक शब्द होगा जैसे जितना दूरी है, मान लीजिए 50 किलोमीटर तक पहाड़ है, कितने किलोमीटर तक है 50, तो जितने किलोमीटर तक है उस मार्गवाचक शब्द में द्वितीया लग जाएगी। यही बात ये कहना चाहता है काला धनोर अत्यंत संयोगे। अब जैसे उदाहरण देखिए, आप समझ जाएंगे। लिखा है कि चत्वारि वर्षाणि वेदम अधिजगे। 4 वर्ष तक वेद पढ़ता रहा। कितने वर्ष तक पढ़ता रहा? 4 वर्ष तक।
तो ये जो लगातार क्रिया हुई है पढ़ने वाली, कितने दिन तक हुई है? 4 वर्ष। ये कालवाची है, ये कालवाची है। ये 4 वर्ष जो है मतलब भाई महीना है, 4 वर्ष जो है ये समय है ना, तो इसलिए यह जो है कालवाची होगा। और इसी चत्वारि वर्षाणि में द्वितीय विभक्ति लगी है। चत्वारि वर्षाणि वेदम, मैंने वेद तो पढ़ा, तो वेद को कर्म है, और अधि जगह मतलब पढ़ता रहा, ये क्रिया है। तो चत्वारि वर्षाणि वेदम अधि जगह, चत्वारि वर्षाणि में कौन सी विभक्ति लगी है? वर्षम वर्षे वर्षाणि, ठीक है। तो 4 वर्ष तक वेद को अधिके, 4 वर्ष तक वेद पढ़ता रहा। राइट आंसर आपका हो जाएगा यही कि चत्वारि वर्षाणि में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इतना समय तक क्रिया पढ़ने की लगातार। दूसरा, सहस्त्रम वर्षाणि राक्षसः तपस्तवान। सहस्त्र वर्षाणि राक्षस तपस्तवान, राक्षस 1000 वर्ष तक लगातार तप करता रहा। राक्षस है कोई, वह 1000 वर्ष तक, ये जो 1000 वर्ष है यह भी कालवाची है। तो देखिए यहाँ पर सहस्त्रम वर्षाणि में द्वितीय विभक्ति लगी है। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए अपने किताब के नीचे, चत्वारि वर्षाणि सहस्त्र वर्षाणि। जितने जितने वर्ष तक वह तप करेगा उतने वर्ष तक वहां पर सहस्त्रम वर्षाणि में द्वितीय विभक्ति का विधान होगा। क्रोशम कुटिला नदी, अब यह मार्गवाची आ गया। क्रोशम कुटिला नदी, कहा कि क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम कुटिला नदी। अब ये जो नदी है ये कोश भर, कुटिला मतलब टेढ़ी है, टेढ़ी है। कितने? कोश भर के लिए, कोश भर की टेढ़ी है, मतलब ये कोशम में द्वितीय विभक्ति लग गई है। ये क्रोशम क्या है? ये मार्गवाची है। पहाड़ इतने कोस तक है, जंगल इतने कोस तक है, तो इन्होंने कहा कि क्रोशम कुटिला नदी, रास्ते में नदी टेढ़ी 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 ऐसे कई किलोमीटर तक है, 3 किलोमीटर तक है, तो उस मार्गवाची में द्वितीय विभक्ति लगी। तो आप सवाल आपसे पूछेगा कि जब कोई क्रिया लगातार होती है तो वहां पर कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय। कहाँ लगेगी? और मार्गवाचक में, ठीक है। क्रोशम कुटिला नदी, नदी कोस भर टेढ़ी है। तो यहाँ पर क्रोशम में द्वितीय है। कैसे, किस सूत्र से द्वितीय हुई क्रोशम में? काला धनो और अत्यंत संयोगे से क्रोशम में द्वितीय विभक्ति हुई। किसकी? क्रोशम की कर्म संज्ञा हो गई, कर्मण द्वितीय से द्वितीय हो गई। सहस्त्र वर्षाणि में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई? काला धनो और अत्यंत संयोगे से। चत्वार वर्षाणि वेदम अधिजगे में चत्वार वर्षाणि में द्वितीय लगी, काला धनो और अत्यंत संयोगे से। कर ले, यही आपको पढ़ना है बस। आगे पूछा, कहा कि सभा वैष्णवी राजन सत योजन आयता, सत योजनम आयता। सभा 100 योजन लंबी है, तो कुबेर की सभा 100 योजन लंबी है, तो हे सभा वैष्णवी राजन सत योजनम, कितना योजन लंबी है गुरु? तो बोले 100 योजन। तो 100 योजन लंबी में सत योजनम में द्वितीय विभक्ति लगी। सत योजनम में द्वितीय किस सूत्र से? बोले काला धनो और अत्यंत संयोगे सूत्र से। ठीक है, यहाँ पर आपसे सवाल किसी भी प्रकार का बनाया जा सकता है कि सभा वैष्णवी राजन सत योजनम आयता, यहाँ सत योजनम में द्वितीय है, काला धनो और अत्यंत संयोगे। सभा वैष्णवी सत योजनम एक किस सूत्र का उदाहरण है? काला धनो और अत्यंत संयोगे। सभा वैष्णवी राजन में इसमें मार्ग वाचक शब्द है शत योजन। कर ले जाओगे। अब इतनी प्रकार से सवाल बनेगा, यही बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, अब आगे देखिए कुछ बात लिखा है कि 10 योजन विस्तीर्णा 63 योजनम आयता और छाया वानर सिंहस्य जले चारोतरा भवत। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी की परछाई जो कि 10 योजन चौड़ी थी, कितनी? 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी थी, जल में अधिक सुंदर लगती थी। भगवान जब रामचंद्र जी लंका से जा रहे थे समुद्र को पार करके, तो उनकी परछाई बताया कि 10 योजन चौड़ी थी, बाप रे, और 30 योजन लंबी थी। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ना, 10 योजन
त्रिंशत योजनम आयता, 63 योजनम में द्वितीय विभक्ति लग गई है, जितनी 30 योजन लंबी थी। ठीक है, एक उदाहरण है, 10 योजन विस्तीर्णा 63 योजनमायता छाया वानर सिंहस्य जले चारुतरा भवत। अब यहाँ पर 63 योजनम आयता, यहाँ पर द्वितीय हुई किस सूत्र से? काला धुनोर अत्यंत संयोग, कर ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनपा द्वितीया, एनपा द्वितीया में लिखा है कि एनप प्रत्यांत शब्द का जिस शब्द से संबंध होता है उसमें द्वितीय या षष्ठी होती है। एनपा द्वितीया बात करता है कि एनप प्रत्यांत शब्द, कैसा शब्द? एनप प्रत्यांत, मतलब ये एनप प्रत्यय लगा हुआ है, जिसके अंत में एनप प्रत्यय लगा। जैसे आप पढ़ते हो कि उत्तरेण, उत्तरेण और दक्षिणेन, यहां पर ये सब जो दोनों शब्द हैं ये एनप प्रत्यांत हैं। क्या है? एनप प्रत्यांत शब्द हैं। अब यहां पर द्वितीय विभक्ति लगेगी तो कह रहे हैं कि भैया एनप प्रत्यांत शब्द का जिस शब्द से संबंध होता है उसी में द्वितीय या षष्ठी होती। दो बात है, यहां पर लिख लीजिए एनपा द्वितीया, एनपा द्वितीया षष्ठी, एनपा द्वितीया षष्ठी, ऐसे पूरा पढ़ लीजिए साथ में, तब आप कभी नहीं भूलोगे। एनपा द्वितीया षष्ठी, एनपा द्वितीया षष्ठी। तो एनप प्रत्या, एनपा माने एनप प्रत्यांत शब्द का जिस शब्द से संबंध होगा उसमें द्वितीय या षष्ठी होती, या तो द्वितीय होगी या षष्ठी होगी। तो जैसे उदाहरण कहा कि ग्रामम ग्रामस्य वा दक्षिणेन, ग्रामम, एक तो कहा कि ग्रामम, ग्रामम दक्षिणेन, ग्रामम दक्षिणेन, गांव के दक्षिण की तरफ, गांव के दक्षिण की ओर। तो यहां पर दक्षिणेन में तृतीया नहीं लगी है, ऐसा मत सोच लेना कि दक्षिणेन में तृतीया है। दक्षिणेन में ये एनप प्रत्यांत है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? इसमें ये प्रत्यय लगा हुआ है, दक्षिणेन में एनप प्रत्यय लगा हुआ है। और एनप प्रत्यय लगने के नाते इस दक्षिणेन में यहां कहा ना कि एनप प्रत्यांत जिस शब्द का जिस शब्द से संबंध होगा, तो दक्षिणेन क्या है? दक्षिण गांव है। तो गांव में यहां पर ग्रामम में कौन सी विभक्ति लगी है? द्वितीय। और तो बोले षष्ठी भी हो सकती है, तो बोले क्यों नहीं हो सकती? बोले कह दो कि ग्रामस्य दक्षिणेन, बोले ग्रामस्य दक्षिणेन, ग्रामस्य दक्षिणेन, गांव के दक्षिण की तरफ। यहां ग्रामस्य से में कौन सी विभक्ति? षष्ठी। और दक्षिणेन में एनप प्रत्यांत है। बात समझ में आ गई? तो एनप प्रत्यांत, ये दक्षिणेन और उत्तरेण शब्द में तृतीय विभक्ति नहीं है, ये एनप प्रत्यांत लग करके वो आपको तृतीय विभक्ति का भाव द्योतित करा रहे हैं। यहाँ पर ग्रामम में और द्वितीय एनप प्रत्यांत एनपा द्वितीय क्या करता है? और आगे लिखा उदाहरण कि तत्रागारम धनपति गृहान उत्तरेण स्मदीयम। ये कहाँ की लाइन है? तत्रागारम धनपति गृहान उत्तरेण स्मदीयम। मेघदूतम की लाइन याद है कि तत्र आगारम धनपति गृह उत्तरेण, मतलब वहां पर कुबेर के महल के उत्तर मेरा घर है। यक्ष बता रहा है मेघ से, कहे कि जब तुम जाओगे तो तुम्हें एक चीज मिलेगा कि तत्रागारम धनपति गृहान उत्तरेण स्मदीयम। बोले उत्तरेण, अब देखिए यहाँ पर उत्तरेण, तत्रागारम धनपति गृहान उत्तरेण में, यहाँ उत्तरेण में एनप प्रत्यय लगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनपा द्वितीय लगी है, नोट कर लेना। यह 100% आने वाला सवाल है, इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पर।
ये लाइन पूछ देगा कि तत्रागारम धनपति गृहान उत्तरेण स्मदीय में उत्तरेण में किस सूत्र से तृतीय यहाँ पर विभक्ति लगी? उत्तरेण में कौन सी विभक्ति है? उत्तरेण। तो उत्तरेण में तो ठीक है एन प्रत्यांत है, तो यहाँ पर सवाल है धनपति गृहान, तो धनपति गृहान में यहाँ पर गृहान में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? एन पा द्वितीय, ये याद रखना, नहीं भूलोगे ना। यहाँ दक्षिणेन और यहाँ तो धनपति गृहान लिखा है। क्या लिखा है? धनपति गृहान। और धनपति गृहान, यहाँ पर गृहान में जैसे बालकान, तो इसे आपका यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगी कि नहीं लगी है? कहाँ, क्यों लगी? क्योंकि उत्तरेण स्मदीयम, उत्तरेण में, उत्तरेण शब्द में एनप प्रत्यय लगा हुआ है। एनप प्रत्यय लगने की वजह से यहाँ पर धनपतिम गृहान में धनपतिम गृहान ऐसा हो सकता है, धनपतिम गृहान भी हो, धनपतिम भी हो जाएगा, तो धनपतिम में द्वितीय लग जाएगी। आप किताब खोल के देखना, वहां तत्रागारम धनपतिम लिखा है कि धनपति गृहान लिखा है। अगर धनपति गृहान लिखा है तो पूरा पद होगा, पूरे पद में धनपति गृहान में द्वितीय लगेगी, एन पा द्वितीय से उत्तरेण के होने की वजह से। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ दक्षिणेन उत्तरेण इन दोनों शब्दों में एनप प्रत्यय है, इन्हें तृतीयांत नहीं समझना चाहिए। जो बात हमने आपको पहले बताई कि एनप प्रत्यय के अमुक दिशा में समीप में इस अर्थ में लगने पर शब्द अव्यय सा ही रहता है, उसका रूप नहीं चलता। मतलब ये उत्तरेण और दक्षिणेन फिर क्या है? सवाल निकल के आ गया कि यह जब रूप नहीं चलेगा तो ये क्या है? उत्तरेण और दक्षिणेन फिर ये अव्यय है। उत्तरेण और ये दक्षिणेन, ये क्या है? उत्तरेण और दक्षिणेन अव्यय है। समझ में आ गया? उत्तरेण दक्षिणेन क्या है? अव्यय होगा। बात समझ में आ गई? कर ले जाएंगे ना कि एन पा द्वितीया षष्ठी, एन पा द्वितीया षष्ठी, एन प्रत्यांत शब्द के संबंध से, एनक प्रत्यांत शब्द का जिससे संबंध होगा उसमें द्वितीया होगी, है ना। ग्रामम उदाहरण है क्या? ग्रामम दक्षिणेन या ग्रामस्य दक्षिणेन। अब यहाँ पर भी हो सकता है कि तत्रागारम धनपति गृहान उत्तरेण अस्मदीयम। ठीक है, कर ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। नीचे वाला लिखा है कि गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थो चेष्टायाम ध्वनि, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थो चेष्टायाम ध्वनि, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थो चेष्टायाम ध्वनि। अब ये क्या कहता? गत्यर्थक, गत्यर्थ कर्मणि, गत्यर्थक माने गति अर्थ देने वाला, कर्मणि माने कर्म में द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति लिखा, आगे लिखा कि चेष्टायाम ध्वनि, जब चेष्टा करनी पड़ती है, चेष्टायाम ध्वनि। जब गत्यर्थक धातुओं मतलब ऐसी धातुएं जिनका अर्थ जाना हो, गत्यर्थक का मतलब क्या होगा? गत्यर्थक माने जाना, गत्यर्थक मतलब जाना। अब देखिए, जब गत्यर्थक धातुएं माने ऐसी धातुएं जिनका अर्थ जाना हो, जैसे या गम चल इण, या गम चल इण, ये सब क्या हैं? ये गत्यर्थक हैं कि नहीं? गत्यर्थक धातुएं हैं ये। इस प्रकार की धातु में जब गत्यर्थक धातु में का कर्म मार्ग नहीं रहता, बात समझने का प्रयास करना, ऐसे धातुएं हैं और इनका कर्म मार्ग नहीं रहता और क्रिया निष्पादन में शरीर से व्यापार करना पड़ता है, तो उस कर्म में द्वितीय या चतुर्थी होती है। इसने यहाँ पर अपने इसमें सूत्र में कहा कि गत्यर्थ कर्मणि
द्वितीया चतुर्थो, द्वितीया चतुर्थो दोनों कह दिया, द्वितीया चतुर्थो दोनों कहा। चेष्टायाम ध्वनि, दो बातें कही। एक तो गत्यर्थक धातु, आप कुछ ऐसे समझ गए कि ये गत्यर्थक धातु है, लेकिन इसमें एक शर्त है कि का कर्म मार्ग नहीं रहता। जब गत्यर्थक धातुओं का कर्म मार्ग नहीं रहता, गत्यर्थक धातु का कर्म मार्ग, कर्म मार्ग नहीं रहता, पहली शर्त। और दूसरी क्या है? क्रिया निष्पादन में शरीर में व्यापार करना पड़ता है। क्रिया के व्यापार में शरीर, क्या लिखा है? शरीर में व्यापार करना पड़ता है। तो क्रिया में शरीर से व्यापार करना पड़ता है, ऐसा लिख लीजिए। क्रिया में शरीर के द्वारा व्यापार माने कार्य यार करना पड़ता है। गत्यर्थक कर्म मार्ग नहीं रहता और क्रिया में शरीर के द्वारा व्यापार करना पड़ता है, तब वहां पर द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति लगती है। ये या गम चल इण गत्यर्थक धातु का कर्म मार्ग नहीं रहता और क्रिया में शरीर के द्वारा व्यापार करना पड़ता है। जैसे उदाहरण देखें तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे गृहम गृहाय वा गच्छति, उदाहरण देखिए। गृहम गृहाय वा गच्छति, गृहम गृहाय वा गच्छति, इन्होंने उदाहरण दिया गत्यर्थ कर्मण द्वितीया चतुर्थो चेष्टायाम ध्वनि का। ये गृहम क्या है? ये गृहम माने घर क्या है? घर में कहा ना कि गत्यर्थक धातु का गच्छति में गम धातु है ना, यहाँ गच्छति में कौन सी धातु है? गम धातु है। मतलब यह गम धातु गत्यर्थक धातु का प्रयोग हमने कर लिया, पहली बात तो। और कर्म मार्ग नहीं रहता, कर्म मार्ग नहीं रहता। यहां पर गृहम गृहाय, गृहम गच्छति माने घर को जाता है, या फिर गृहाय गच्छति घर के लिए जाता है। बात समझने का प्रयास करिए कि गृहम गच्छति घर जाता है या गृहाय गच्छति घर के लिए जाता है, तो इसमें कोई कर्म नहीं है। ये आप ऐसा मत समझो कि ये गृहम कर्म है। जैसे बालक घर जाता है तो घर, बालक घर जाता है, वहां घर कर्म है, लेकिन यहां पर यह घर कर्म नहीं मानकर कि यह स्थान है। क्या है? यह दोनों गृहम और गृहाय, यह दोनों स्थान है। ध्यान रखना इस बात का, ये स्थान है, ये कर्म नहीं है। इसीलिए तो कहा कि कर्म मार्ग में जब नहीं रहता तो, और क्रिया में शरीर के द्वारा व्यापार करना पड़ता। अच्छा ये बताइए, अगर कोई घर जाएगा तो व्यापार तो शरीर का करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भाई घर जाओगे तो हाथ पांव मारोगे, साइकिल चलाओगे, गाड़ी चलाओगे, शरीर क्रिया जाएगी, उठ के जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना। तो वहां पर कौन सी विभक्ति? गृहम में द्वितीया और गृहाय में चतुर्थी। किस सूत्र से बना? अब आपसे सवाल पूछेगा कि गृहम गृहाय वा गच्छति में गृहम में द्वितीया किस सूत्र से लगी है? तो आप क्या कहोगे? गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थो चेष्टायाम ध्वनि। फिर आपसे पूछेगा गृहाय में यहाँ चतुर्थी किस सूत्र से लगी है? तो संप्रदान मत कर लेना, संप्रदाने च, है ना। यहाँ पर संप्रदान में गत्यर्थ कर्मण द्वितीया चतुर्थो चेष्टायाम ध्वनि कर लेना। बात समझ में आ रही है? यहाँ दोनों बातें समझा दे रहे हैं आपको। एक तो ये गृहम गृहाय उदाहरण से पकड़िए तो सूत्र काम कर जाएगा। गृहम गृहाय वा गच्छति में गच्छति में गम धातु है, चल जाएगा, ठीक है। ये गत्यर्थक धातु है। अब वहां पर इसमें मार्ग नहीं कहता है, कर्म
मार्ग नहीं रहता। कोई कर्म है मार्ग यहाँ पर नहीं है ना। ये मार्ग कर, ये क्या है फिर, गृहम एक स्थान है, स्थान है और क्रिया में शरीर के द्वारा व्यापार करना पड़ता है। घर जाएगा तो चल के जा रहा है, तो यहाँ पर द्वितीया होगी। अब इसके आगे बताएंगे जहाँ ये काम ना करना पड़ता वहाँ कौन सी विभक्ति होती है। आगे चलिए, ये पकड़े रहना, इसको समझते रहना। आगे देखिएगा, लिखा है यहाँ पर गृह मार्ग नहीं है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, बाबूराम ने लिख रखा है, यहाँ पर गृह मार्ग नहीं है बल्कि स्थान है और घर जाने में हाथ पैर तथा शरीर के और अंगों को हिलाना डुलाना पड़ता है, इसलिए गृहम गृहाय दोनों होता है। यहाँ पर गृह मार्ग नहीं है बल्कि स्थान है और घर जाने में हाथ पैर तथा शरीर और अंगों को हिलाना डुलाना पड़ता है, इसीलिए गृहम गृहाय दोनों होता है। यदि गत्यर्थक धातु का कर्म मार्ग हो तो केवल द्वितीया होगी। बहुत, अब देखो सवाल आपका यही दूसरा सवाल आप है, उसका उत्तर यहीं पर लिखा है। यदि गत्यर्थक धातु का कर्म मार्ग नहीं होता है तब, यहां नोट बना लो, गत्यर्थक धातु का कर्म यदि मार्ग नहीं होता है, सवाल लिख रहे हैं ये नोट करिए, गत्यर्थक धातु का कर्म यदि मार्ग नहीं होता है तो द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति होती है। गत्यर्थक धातु का कर्म यदि मार्ग नहीं होता है तो द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी? द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति। गृहम गृहाय वा गच्छति। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, कहा कि यदि गत्यर्थक धातु का कर्म मार्ग हो तो, मार्ग नहीं होता है तो वह द्वितीया चतुर्थी होगी। यदि, यही लिख लो, यदि गत्यर्थक धातु का कर्म मार्ग हो तो, यदि मार्ग हो तो केवल द्वितीया होती है। ये जरूर नोट कर लेना, नहीं तो कहोगे सर पढ़ाए नहीं थे। जब सवाल आएगा प्रैक्टिस सेट में तो गलत करते हो। यही है, गत्यर्थक धातु का कर्म यदि मार्ग नहीं होगा तो द्वितीया और चतुर्थी होगी। अगर गत्यर्थक धातु का कर्म मार्ग होगा तो केवल द्वितीया होगी। तो उदाहरण कहा कि पंथानम गच्छति, तब उदाहरण बताया कि पंथानम गच्छति। अब देखिए पंथानम गच्छत में, यहाँ गच्छत में गम धातु है गत्यर्थक वाली, तो यहाँ पर पंथानम गच्छति माने मार्ग पर जाता है ना। पंथानम गच्छति मार्ग, पंथ माने मार्ग, मार्ग पर चल रहा है, कहाँ चल रहा है नहीं पता है, कुछ पता नहीं है ना। तो यदि गत्यर्थक धातु का कर्म मार्ग हो तो ये पंथानम मार्ग पर चल रहा है, इसका कर्म ये पंथान मार्ग ये कर्म है। जब कर्म होगा तो यहाँ पर केवल द्वितीया होगी, अगर कर्म नहीं होगा तो गृहम गृहाय वा गच्छति। ठीक है, गृहम माने घर या फिर गृहाय माने घर के लिए जाएगा, वहां पर कर्म नहीं होगा, वो घर स्थान है। यहाँ पर पंथानम कर्म हो गया क्योंकि यह यहाँ कहा कि गत्यर्थक कहाँ चल रहा भाई,
मार्ग पर चल रहा है। तो मार्ग कर्म हो गया, जब कर्म हो गया केवल तो फिर द्वितीया विभक्ति लग जाएगी, पंथानम गच्छति बनेगा। जहां शरीर से व्यापार नहीं करना पड़ता वहां केवल द्वितीया होती है, ये भी सुन लीजिए। अब एक लाइन और नोट करना है, देखिए जहां शरीर से व्यापार करना पड़ता है अलग अलग लिखवा दे रहे हैं, जहां शरीर से व्यापार करना पड़ता है वहां द्वितीया तथा चतुर्थी विभक्ति लगती है। जहां शरीर से व्यापार करना पड़ता है वहां पर द्वितीया या चतुर्थी विभक्ति लगती है, और जहां शरीर से व्यापार नहीं करना पड़ता, जहां शरीर से व्यापार नहीं करना पड़ता वहां केवल द्वितीया होती है। लिख लीजिए दूसरा पॉइंट, जहां जहां शरीर से व्यापार, क्रिया लिख लीजिए, जहां शरीर से क्रिया नहीं करनी पड़ती तो वहां केवल द्वितीया लगती है। तो वहां केवल द्वितीया लगती है। बात समझ में आ गई? सारी बातें आप समझ लीजिए। देखिए फिर से नोट्स बता दे रहे हैं, गत्यर्थक धातु का कर्म यदि मार्ग नहीं होगा, स्थान होगा, तो फिर द्वितीया और चतुर्थी होगी। और गत्यर्थक धातु का अर्थ यदि मार्ग ही कर्म होगा तो केवल द्वितीया लगेगी। ठीक है। और इसी में एक प्रकरण और आया था शरीर से व्यापार करने वाला, जैसे गृहम गृहाय वा गच्छति, तो घर के लिए जाता है तो शरीर से व्यापार करना पड़ रहा है कि नहीं, हाथ गोड़ चल के हाथ हिलाना डुलाना पड़ेगा, तो द्वितीया चतुर्थी लगेगी। तब एक बात यहाँ पर इसमें भी आएगा व्यापार वाले में कि एक बार व्यापार करना पड़ेगा तो कौन सी विभक्ति लगेगी, और एक बार व्यापार करना नहीं पड़ेगा तो कौन सी विभक्ति लगेगी। जैसे एक बार यहाँ पर गत्यर्थक धातु का कर्म मार्ग नहीं होगा तो फिर द्वितीया चतुर्थी होगी, अगर केवल मार्ग होगा केवल कर्म होगा, अगर इसमें कर्म नहीं होगा तो ये द्वितीया चतुर्थी, अगर कर्म हो जाएगा तो केवल द्वितीया, अगर शरीर से व्यापार करना पड़ेगा तो द्वितीया चतुर्थी, और शरीर से व्यापार नहीं करना पड़ेगा तो केवल द्वितीया। बात समझ में आ गई? यही इसको इसमें समझना था यार, जहां शरीर से क्रिया नहीं करनी पड़ती वहां केवल 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 द्वितीया लगती है। तो इन्होंने बताया कि इसका उदाहरण दिया कि कहा कि मनसा हरिम ब्रजति, मनसा, इसका उदाहरण यही लिख लीजिए, मनसा हरिम ब्रजति, मनसा हरिम ब्रजति, मनसा हरिम ब्रजति, मन से हरि को भजता है, मन से हरि को भजता है। अब यहां पर मन से जब हरि को भज रहा है तो आप खुद बताइए क्या यहां पर शरीर से व्यापार हो रहा है? घर पर बैठे बैठे भगवान को स्मरण कर रहा है, घर पे बैठे बैठे रामेश्वरम मंदिर का स्मरण कर रहा है, घर से बैठे बैठे भगवान शंकर सोमनाथ के मंदिर का स्मरण कर रहा है, घर से बैठे बैठे विश्वनाथ मंदिर का स्मरण कर रहा है, अयोध्या का कर रहा है ना। तो क्या वहां से चल के क्रिया अगर वो चल के आता, हाथ पैर डुलाता,
तो फिर द्वितीया चतुर्थी लगती। लेकिन जब शरीर का व्यापार नहीं होगा तो केवल मनसा हरिम व्रजति, मनसा हरिम व्रजति। अब देखिए यहां लिखा है, यहां पर हरि के पास मन के द्वारा जाता है, मनसा हरिम भजति, मन के द्वारा जाता है। तो जिसमें जाने वाले को हाथ पैर शरीर का और कोई अंग नहीं हिलाना डुलाना पड़ता है, इसमें शरीर व्यापार नहीं होता, इसलिए चतुर्थी नहीं हो सकती। इसी प्रकार तो कौन सी विभक्ति हो गई? मनसा। जब चतुर्थी नहीं होगी तो केवल द्वितीया हो जाएगी, मनसा हरिम व्रजति, मन से हरि को बचता है, द्वितीया हो गई। ठीक है बात समझ में आ गई ना? कि आप इसको ध्यान से अच्छे से समझना। मनसा हरिम व्रजति। अब यहाँ पर मनसा में नहीं चतुर्थी भी हो जाती, चतुर्थी नहीं हुई, उसका सबसे बड़ा कारण हुआ क्योंकि शरीर का व्यापार यहाँ पर नहीं है, मन का व्यापार है। अगर शरीर का व्यापार होता, हाथ हिलाना डुलाना पड़ता तो ना होती। बात क्लियर हो गई है। अब इसमें जैसे कहा कि नरपति हितकर्ता देशताम याति लोके तदाननं मृत्युशुरभि क्षितिश्वरोरस्युपाघ्राय न तृप्तिमाययौ विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम अस्वस्थामा किम न यात स्मृति ते और पश्चादुमाख्यायाम सुखमी जगाम। ये कुछ उदाहरण इन्होंने दिया है यहाँ से, मतलब यहाँ पर वही उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि इसमें कहाँ कहाँ द्वितीया और कहाँ कहाँ द्वितीया नहीं हुई है। ठीक है, चलिए अब आप इतनी बात को समझते रहना, आगे बढ़ते हैं, देखा जाए। इसमें आप इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। नरपति हितकर्ता देशताम याति लोके तदादनम मृत्युशुरभि क्षितिश्वरो रघुस्पाघ्राय न तृप्तिमायो विद्या ददाति विनयम विनयादि आदि पत्रतम अस्वस्थामा किम न याति स्मृतिम ते। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक सवाल बहुत बढ़िया, ये भी आप पढ़ लीजिए, यही आपका दूरांतिकार्तभ्यो द्वितीया च, दूरांतिकार्तभ्यो द्वितीया च। हमने आपसे कहा था कि द्वितीया का प्रकरण बड़ा है और द्वितीया जैसे समाप्त होगा वैसे बहुत आसानी से हम लोग और कारक अन्य से पढ़ लेंगे। दूरांतिकार्तभ्यो द्वितीया च 2 3 35 कहा कि दूरांति, दूर और अंतिक, यहां लिखा है दूरांति, दूर और अंतिक क्या हो गया? दूरांति हो गया। दूर प्लस अंतिक, र है आगे अ है, आ मिलकर क्या क्या बनेगा? दूरांतिक। कौन सी संधि हो गई? अक सवर्ण दीर्घ, दीर्घ संधि। दूर और अंतिक तथा इनके समान अर्थ रखने वाले शब्दों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी होती। बाप रे, दूरांतिकार्थभ्यो द्वितीया। अब इसमें आप लिख सकते हैं कि द्वितीया 235 माने एक तो 2 होगा, फिर तृतीया भी होगी, फिर आपकी पंचमी भी होगी, फिर आपकी सप्तमी भी होगी, मतलब 2357। दूरांतिकार्थभ्यो द्वितीया क्या करता है? 2357 करता है। द्वितीया भी करता है, तृतीया, पंचमी और सप्तमी विधान करता है। ठीक है, दूर और अंतिक का अर्थ क्या होगा? निकट, दूर हो या फिर अंतिक हो। दूर माने दूर होता है, अंतिक माने निकट होगा। और इनके समान अर्थ रखने वाली, मतलब इनके पर्याय वाले कुछ ऐसे भी शब्द आ जाएं जो अर्थ दूर का देते हों और जो अर्थ अंतिक का देते हों, तो इनके समान ऐसे अर्थ में भी द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी विभक्ति होगा। जैसे कहा ग्रामात में पंचमी लगी है, ग्रामस्य में षष्ठी लगी है। अब चाहे ग्रामस्य ग्रामात कहा वा दूरम, दूरम में द्वितीया लगी, दूरेण में तृतीया लगी, दूरात में पंचमी लगी और दूरे में सप्तमी लगी। हो गया ग्रामात ग्रामस्य वा दूरम, दूरेण दूरात दूरे वा, कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो सब विभक्ति लगा सकते हैं, फ्री है। दूरांतिकार्थभ्यो द्वितीया। इतनी बात याद रखना कि दूर और अंतिक
और इससे मिला जुला कोई शब्द होगा, इसी का कोई पर्याय शब्द होगा, उस पर्याय शब्द में जो है वहां पर ये विभक्ति का विधान करता है और बहुत महत्वपूर्ण है द्वितीया तृतीया। वनस्य वनात् वा अंतिकम अंतिकेन अंतिकात अंतिके वा। वनस्य माने बन के षष्ठी, बनात पंचमी, अंतिकम द्वितीया, अंतिकेन तृतीया, अंतिकात पंचमी, अंतिके सप्तमी। अब आप चाहे जिसका प्रयोग कर लीजिए। वनस्य बनात वा अंतिकम अंतिकेन अंतिकात अंतिके वा कर लेंगे ना, यहाँ कुछ कठिन नहीं है। गृहस्य घर के निकटम निकटेन निकटात निकटे, निकटम में द्वितीया, निकटेन में तृतीया, निकटात में पंचमी और निकटे में सप्तमी। तो घर के निकट, घर के निकट माने घर के पास, चाहे गृहस्थ निकटम कह लीजिए, चाहे गृहस्थ निकटेन कह लीजिए, चाहे गृहस्थ निकटात कह लीजिए, चाहे निकटे सप्तमी विभक्ति लगा लीजिए, चाहे बन के बनस से कह लीजिए या बनात कह लीजिए, दोनों चले जाएगा। बनस अंतिकम कह लीजिए, बनस अंतिकेन कह लीजिए, बनस अंतिकात कह लीजिए, बनस अंतिके कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए चल जाएगा। माने दूर और अंतिक, दूरवाची और अंतिक माने समीपवाची और इन्हीं के समान पर्याय रखने वाले ऐसे शब्दों के साथ जिस विभक्ति का विधान होगा वहां पर कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी। बाकी ये आपको पढ़ाएंगे गौरे कर्मण दुह्यादे प्रधाने निहि कृष्वहाम विभक्ति प्रथमा गेया द्वितीया तदन्यत। ये बातें कल बताएंगे होली के बाद। कब बताएंगे आपको? होली के बाद आप देखेंगे। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली के पर्व की। तो इस प्रकार से आप कारक पढ़ रहे थे। देखिए हम लोग कारक में यहाँ तक आ गए हैं। द्वितीया जैसे समाप्त हो जाएगी फिर आपको जो अच्छे इंपॉर्टेंट होगा आगे सूत्र हैं उसको अच्छे से समझते हुए चलना है। कारक कंप्लीट हो जाएगा फिर समास पढ़ेंगे, समास पूरा हो जाएगा शब्द रूप धातु रूप पढ़ेंगे, कुछ प्रत्यय पढ़ेंगे और इसके बाद कुछ संख्या भी देख लिया करेंगे। एक दिन वाच्य परिवर्तन भी पढ़ेंगे, कुछ समझेंगे। अनुवाद की कक्षा तो रोज चल ही रही है, बाकी और शब्द रूप धातु रूप आप भी देखते रहना। और फिर आपका 2 ग्रंथ बचा हुआ है, एक शिवराज विजयम और एक सुकनासोपदेश, उसको भी हम पूरा कर देंगे। तो परीक्षा आपकी जब तक है तब तक पेपर कंप्लीट हो जाएगा और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं पर हम संपन्न करेंगे। पुनः आपसे हम मिलेंगे होली के पर्व के बाद। तो आप सभी जन को होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। होली खेलिए, एंजॉय करिए, लेकिन अच्छे से पढ़ते रहिए क्योंकि पेपर आपका होगा, जरूर होगा। तो पेपर में आपको मान के चलिए मई तक अपनी तैयारी बना लीजिए क्योंकि आपको एक सीट लेनी है। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।